वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मैसूर राज्य कैसे बना और फिर उसका अंत कैसे हो गया। ठीक है, जब भी आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आप एंग्लो फ्रेंच वॉर को भी पढ़ेंगे। वहां हम रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं एक एक वार पे, लेकिन यहां हम संक्षिप्त रूप में देखेंगे कि मैसूर का उदय कैसे होता है, कैसे ये राज्य बनता है और फिर कैसे इसका अंत हो जाता है। तो देखिए, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये है बहमनी किंगडम और ये नीचे जो लाल वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ये है विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, अब ये हम बात कर रहे हैं मध्यकाल की, और मध्यकाल में कब की बात कर रहे हैं? मध्यकाल में हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की। और दिल्ली सल्तनत में हम कब की बात कर रहे हैं? दिल्ली सल्तनत में हम दिल्ली सल्तनत के तीसरे वंश के काल की बात कर रहे हैं। पहला वंश था गुलाम वंश, दूसरा वंश था खिलजी वंश और तीसरा वंश था तुगलक वंश। तुगलक वंश का दूसरा शासक मोहम्मद बिन तुगलक, और उसी के समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य 1336 में, ये 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो जाती है और 1347 में स्थापना हो जाती है बहमनी किंगडम की। ठीक है, किसके समय होती है? तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल है। ध्यान रखिएगा, किसका शासनकाल है? मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल है। तुगलक डायनेस्टी का दूसरा शासक मोहम्मद बिन तुगलक, यहां मैं लिख देता हूं मोहम्मद बिन तुगलक, और इसका शासनकाल था 1325 से 1351 तक। ठीक है, यह मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल है। और इसी के शासनकाल में देखिए, इसी के बीच में आएगा 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो जाती है और 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। ठीक है, यहां तक आप समझ लिए। अब देखिए, कालांतर में आगे भविष्य में ये क्या होगा कि बहमनी साम्राज्य कई राज्यों में टूट जाता है। ठीक है, जिसमें कि ये है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, नीचे मैं बरार लिख देता हूं बीदर, और एक और है नीचे मैं लिखता हूं बरार। ठीक है, ये 5 राज्यों में टूट जाएगा बहमनी किंगडम। ठीक है, जब इसका अंत होगा तो ये 5 राज्यों में टूट जाएगा। एक बात समझ लीजिए, बहमनी किंगडम की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, जबकि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। संस्थापक थे, इसका संस्थापक कौन है? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, इसका संस्थापक है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। यही संस्थापक है। और इसका कौन है? तो इसका संस्थापक है, आप लिख लीजिए हरिहर और बुक्का। ये 2 भाई थे, इन्होंने किया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। ये विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था, हिंदू अंपायर था, ये मुस्लिम अंपायर था। मैंने बताया कि बहमनी साम्राज्य का जब अंत होगा तो ये 5 राज्यों में टूट जाएगा, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। ठीक है, ये जो इसमें से ऊपर वाले 4 राज्य हैं, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, ये क्या करेंगे? ये विजयनगर साम्राज्य को खत्म कर देंगे। ये मिल जाएंगे और विजयनगर साम्राज्य पे हमला करेंगे और विजयनगर साम्राज्य खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य खत्म हो जाएगा, ये हरा देंगे, ये पराजित करेंगे विजयनगर साम्राज्य को। कब? ये करेंगे 1565 में, ये चारों मिलके। और ये कौन सा युद्ध होगा? ये युद्ध होगा तालीकोटा का युद्ध, या इसी को कहा जाता है राक्षसी
तांगड़ी का युद्ध, ठीक है। राक्षसी ये 1300 यहाँ पर 1565 में ये पराजित कर, यानी कि ये युद्ध कब हुआ, यहाँ पे भी लिख लीजिए आप, राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा का युद्ध यहाँ पे लिख लीजिए, राक्षसी तांगड़ी युद्ध ये होता है 1565 में, और इसी में विजयनगर साम्राज्य का, इसी युद्ध के साथ विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाएगा। जब विजयनगर साम्राज्य का अंत होगा तो यहीं से एक राज्य उभर के आ जाएगा, और वो कौन सा राज्य होगा, तो वही राज्य होगा विजयनगर के टूटने के बाद, हाँ, तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी के युद्ध के बाद जब विजयनगर साम्राज्य टूटेगा, खत्म होगा, तो यहाँ पर एक राज्य का उदय होता है और वो राज्य इमर्ज करता है मैसूर। देखिए अब यहीं पर ये जो यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य से टूट के यहाँ पर एक राज्य का निर्माण हो जाएगा, और यही राज्य हो जाएगा, यही राज्य जो है ये हो जाएगा यहाँ पर, आप कह सकते हैं ये राज्य जो है ये हो जाएगा मैसूर राज्य। ये राज्य जो है यही हो जाएगा मैसूर का राज्य। ठीक है, ये राज्य जो है यही मैसूर हो जाएगा। ये मैसूर राज्य बन गया। ठीक है, तो सवाल पूछा जाए आपसे कि विजयनगर साम्राज्य जो है, सॉरी, मैसूर राज्य जो है वो कैसे बना, तो जब विजयनगर साम्राज्य का अंत होगा तालीकोटा के युद्ध या राक्षसी तांगड़ी के युद्ध के बाद, तो यही मैसूर राज्य का उदय हो जाता है। तो ये है मैसूर राज्य बन गया। अब यहाँ पर ये मैसूर राज्य बन गया। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ, आप समझ गए होंगे विजयनगर साम्राज्य कौन सा था। तो ये मैसूर, ये विजयनगर साम्राज्य को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और यहीं पे आप देखेंगे कि आ गया अब मैसूर का राज्य। ठीक है, यहीं पे आ जाएगा अब मैसूर का राज्य। आप नोट डाउन करते रहिएगा या लेते रहिएगा ये स्क्रीनशॉट। तो यहाँ अब मैसूर राज्य बनके तैयार हो गया। ये है मैसूर, ये हो गया मैसूर, मैसूर। और मैसूर में एक वंश आ जाएगा यहाँ पर, वाडियार वंश। ठीक है, वाडियार वंश प्रथम वंश यहाँ पे स्टैब्लिश होगा। किसके बाद? विजयनगर साम्राज्य के खत्म होने के बाद। और वाडियार वंश का जो प्रथम शासक होगा ये होगा चिक्का कृष्णराज। कृष्णराज ये प्रथम शासक है। हाँ, ये वाडियार वंश का प्रथम शासक है चिक्का कृष्णराज। और चिक्का कृष्णराज का शासन काल चलाया जाता है दो भाइयों के द्वारा, और ये भाई हैं नंदराज और कृष्णराज। कृष्णराज, ठीक है, नंदराज और कृष्णराज। चिक्का, बेसिकली ये नंदराज और कृष्णराज चिक्का कृष्णराज के सेनापति हैं, और इन्होंने पूरी तरह से चिक्का कृष्णराज को अपने हाथों की कठपुतली बना रखा है। ठीक है, तो इसी चिक्का कृष्णराज के समय में ही एक व्यक्ति जो है, एक सैनिक जो है मैसूर की सेना में भर्ती होता है। इसी के समय मैसूर की सेना में एक व्यक्ति है, वो भर्ती होता है हैदर अली। हैदर अली ये एक सैनिक के तौर पे भर्ती होता है, इसकी भर्ती की जाती है। लेकिन धीरे धीरे अपनी, ये बहुत बड़ा रणनीतिकार है, हाँ, प्रशासनिक सूझबूझ है इसमें, हाँ, सैन्य कौशल है इसमें, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तो एक साधारण सैनिक के रूप में चिक्का कृष्णराज की सेना में ये शामिल हो जाता है, और फिर मतलब मैसूर की सेना में ये शामिल हो गया वाडियार वंश के। और उसके बाद ये धीरे धीरे अपने टैलेंट की बदौलत प्रमोशन इसको मिलने लग जाता है। और फिर इसी मैसूर क्षेत्र में, इस मैसूर के क्षेत्र में ही एक ये है एक जगह डिंडीगुल। डिंडीगुल, तो ये डिंडीगुल का प्रशासक बना दिया जाता है। हाँ, डिंडीगुल एक किला है इस मैसूर के क्षेत्र में, तो डिंडीगुल का ये प्रशासक बन जाएगा। और
ये डिंडीगुल का प्रशासक बनेगा 1755 ईस्वी में। ठीक है, 1755 ईस्वी में ये डिंडीगुल का प्रशासक बन जाता है और धीरे धीरे ये फ्रांसीसियों की मदद से हैदर अली फ्रांसीसी के मित्र हैं। यहाँ पर माही है, यहाँ पर माही एक जगह है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ्रांसीसियों का सेटलमेंट है यहाँ पर। तो फ्रांसीसी क्या करते हैं, इसको आधुनिक हथियार तैयार करने में, जो कि यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने हुए हथियार हैं, उसमें फ्रांसीसी जो हैं, जो कि माही में बैठे हुए हैं, माही में, वो हैदर अली की मदद करते हैं और यूरोपियन टेक्नोलॉजी पे ये अपने हथियारों को बनाता है और डिंडीगुल में एक शस्त्रागार भी बना देता है हैदर अली, जो कि यूरोपियन पद्धति पे बिल्कुल बना हुआ है। उसमें जो शस्त्रागार में जो हथियार हैं, हाँ, वो विपन्स हैं, हाँ, देवर मेड बाय यूजिंग यूरोपियन टेक्नोलॉजी। और उसमें हेल्प कौन कर रहा है, यहां पर माही है, तो माही में जो फ्रांसीसी बैठे हुए हैं वो इसकी मदद कर रहे हैं, यानी कि फ्रांसीसियों की पूरी मदद इसको मिल रही है। यानी कि एक तरह से देखिए तो यूरोपियन मदद इसको मिल रही है अपने आप को, अपनी सैन्य कुशलता को बढ़ाने में और सैनिक क्षमता को बढ़ाने में। तो ये आप देखेंगे कि ये प्रशासक बन जाता है 1755 में और 1761 में ये फिर मैसूर की सत्ता पे आ जाएगा, यानी कि मैसूर के शासन को, हाँ, मैसूर के राज्य को अपने नियंत्रण में ले लेगा। तो देखिए एक सिपाही की तरह भर्ती होता है हैदर अली और फिर धीरे धीरे ये डिंडीगुल का प्रशासक बनता है। अपने आप को और मैसूर को ये कोशिश करता है कि यूरोपियन टेक्नोलॉजी की बदौलत, उसके दम पर वो सैन्य क्षमता को बढ़ाए और उसमें इसकी मदद कर रहे हैं माहे में बैठे हुए फ्रांसीसी। ये माहे मैसूर के ही क्षेत्र में उस समय आता है। तो धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है और फिर अपने ताकत से, अपने टैलेंट की बदौलत ये मैसूर की गद्दी पर बैठ जाता है 1761 में। इस तरह से हैदर अली के नेतृत्व में एक मैसूर राज्य का उदय होता है और बहुत ही मैसूर, और ये राज्य बहुत ही स्ट्रॉन्ग राज्य बन के उभरता है, जो अंग्रेजों के लिए खतरा उत्पन्न करता है। ठीक है, अंग्रेजों के लिए खतरा उत्पन्न करता है। एक बात मैं बता दूं कि ये जो मैसूर है वो आज का जो कर्नाटक है उसी का क्षेत्र लिए हुए था। आज का वर्तमान कर्नाटक जो है और उस समय का जो मैसूर है वो लगभग बराबर था। अब आपको एक कंफ्यूजन होगा कि कर्नाटक वार जो लड़े गए थे, आपको पता होगा कि अंग्रेजों के साथ कर्नाटक वार भी लड़े गए, तो उस समय का कर्नाटक अलग था। उस समय का कर्नाटक इस तरफ था, मैं बार बार बताते रहता हूं। इसमें मद्रास, तमिलनाडु का क्षेत्र भी आता था। तो उस समय का कर्नाटक जो था ये वाला क्षेत्र था, ये कर्नाटक था। जबकि वर्तमान का कर्नाटक आज का जो हमारा है वो ये क्षेत्र है जो उस समय का मैसूर राज्य था। तो कंफ्यूज मत होइएगा, उस समय का कर्नाटक ये है और इसमें मद्रास, तमिलनाडु जैसे आज के राज्य शामिल थे। इस कर्नाटक में ही मद्रास था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। वर्तमान कर्नाटक ये है, लेकिन उस समय का कर्नाटक ये था। बेसिकली यूरोपियंस जो थे वो ये कोरोमंडल तट, ये कोरोमंडल, देखिए इस तरह का जो क्षेत्र है ये कोरोमंडल तट है। तो कोरोमंडल तट और उसके अंदरूनी भागों को यूरोपियंस कहते थे कर्नाटक, जबकि ये वाला मालाबार तट है। ठीक है, मालाबार तट है। तो ध्यान रखिएगा, इधर वाला मालाबार तट, इधर वाला कोरोमंडल तट। आज का कर्नाटक लगभग उस समय का मैसूर क्षेत्र और ये था मालाबार तट पर, जबकि उस समय का कर्नाटक किधर था, कोरोमंडल तट पर। ध्यान रखिएगा। तो ये बात हो गई। अब हैदर अली जब सत्ता में आ जाएगा तो अंग्रेजों के साथ उसका संघर्ष होगा और ये संघर्ष आपको 4 आंग्ल मैसूर युद्ध के रूप में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिस पर हम रेगुलर क्लासेस में बड़ी वीडियोस के सहारे हम आपको हर युद्ध के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ये चारों युद्ध को, पहला युद्ध मैं करा चुका हूं और आगे ये सारे युद्ध में करा रहा हूं। आपको रेगुलर क्लासेस के प्लेलिस्ट में ये युद्ध मिलेंगे। लेकिन यहां पर बस हम ओवरऑल एक जान लेंगे कि
हैदर अली के उत्थान के बाद फिर अंग्रेजों के साथ 4 युद्ध होते हैं, जिसको एंग्लो मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये युद्ध शुरू होंगे 1767 में शुरू होगा और अंत 1799 में इसका होगा। तो हुआ क्या था कि देखिए, बस समझते जाइए थोड़ा थोड़ा आप, कि पहला युद्ध 1767 से 69 तक लड़ा गया और इसमें कंप्लीटली हैदर अली ही शामिल था। और उस समय गवर्नर जो था यहां पर बंगाल का, वो गवर्नर, ये जो बंगाल का क्षेत्र है, ठीक है, इस बंगाल के क्षेत्र का गवर्नर कौन था? तो उस समय था हैरी वेरलॉस्ट। देखिए सब आता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हैरी वेरलॉस्ट पूछ देगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में बंगाल का गवर्नर कौन था? तो हैरी वेरलॉस्ट। और आपको मैं बताऊं कि इस युद्ध में यहां मद्रास था, तो हैदर अली ने, पहले क्या था कि अंग्रेज जो थे, मैं इस युद्ध के बारे में बता रहा हूं कि अंग्रेज यहां पर, आप देखिए 1761 में हैदर अली बनता है यहां पर मैसूर का शासक बन जाता है और 1764 में बक्सर की लड़ाई जीतकर अंग्रेज यहां पर काबिज हो गए हैं। 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेज यहां पर काबिज हो गए हैं और इन्हें बक्सर की लड़ाई के बाद, और 1765 में इन्हें बंगाल की दीवानी भी मिल गई है। दीवानी का मतलब राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, यानी राजस्व वसूली का जो अधिकार है इनको मिल गया है। ठीक है, तो यहां पर राजनीतिक तौर पर अपने आप को अंग्रेज स्थापित कर चुके हैं और वो अब अपने साम्राज्य को, भारत में अपनी स्थिति को और बेहतर करने के लिए, आप जानते हैं कि बंगाल एक समृद्धशाली क्षेत्र था और यहां पर सभी यूरोपियंस की नजर थी। इधर से गंगा नदी, इधर से चाइना की तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी और कई नदियों की, और इन नदियों की ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियों का यहाँ पे जाल बिछा हुआ था। तो ये बहुत ही फर्टाइल और उपजाऊ क्षेत्र था और मुगल साम्राज्य के दौरान ये बंगाल सबसे ज्यादा मुगल साम्राज्य को ये राजस्व भी प्रदान करता था। तो सबकी नजर, सभी यूरोपियन कंपनीज की नजर यहां पर थी, जिसमें कि अंग्रेज कामयाब होते हैं इस पर अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने में। और 1764 में अंग्रेजों को जब बंगाल की दीवानी मिल जाती है, यानी कि राजस्व वसूली का अधिकार मिल जाता है, तो एक तरह से बंगाल में ये पूरी तरह से अपने को राजनीतिक तौर पर स्थापित कर लेते हैं और फिर इनका जो है साम्राज्यवाद की नीति के तहत ये अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं भारत में। और अब इनकी नजर जाती है इस दक्षिण भारत में हैदर अली के क्षेत्र मैसूर पर, इस मैसूर पर। और देखिए इसका कारण ये था कि यहां पर यह मालाबार क्षेत्र है और आपको पता है कि मालाबार क्षेत्र मसालों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था और बहुत ज्यादा समृद्ध था। एक समृद्धशाली क्षेत्र को ये अपने नियंत्रण में कर चुके हैं। अब ये मालाबार क्षेत्र को जीतना चाहते हैं, हाँ, और मालाबार क्षेत्र पर अपना नियंत्रण चाहते हैं और इसके लिए इनको मैसूर को जीतना जरूरी था। तो इन्होंने क्या किया कि मैसूर को जीतना जरूरी था, तो इन्होंने क्या किया कि मराठों के साथ, यहाँ पे देखिए ये जो मैसूर का क्षेत्र है, तो मैसूर के साथ साथ अब यहाँ पर जो इस समय का 1764 के समय के आसपास का जो समय है, वहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर इस क्षेत्र में मराठे भी हैं, मराठा हैं, और यहाँ पर हैदराबाद का निज़ाम बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे निज़ाम बैठा हुआ है। हैदराबाद में निज़ाम होता था, जैसे बंगाल में नवाब, हैदराबाद में निज़ाम। तो इन तीनों में आपस में संघर्ष चलता रहता है एक्सपेंशन के लिए। रेगुलर क्लासेस में मैं बताते रहता हूँ, ये तीनों जो हैं मैसूर, मराठा और निज़ाम आपस में लड़ते रहते हैं और ये अपना एक्सपेंशन चाह रहे हैं इस क्षेत्र में। ठीक है, दक्षिण भारत में। तो कभी मराठे इसको हरा देते हैं, कभी ये इसको हरा देता है, कभी ये, तो आपस में ही लड़के छोटी छोटी झड़पों में, छोटी बड़ी झड़पों में, छोटी छोटी ही नहीं कभी बड़ी भी झड़प हुई है, तो इसमें एक दूसरे के टेरिटरीज को ये कभी जीत लेते हैं और कभी वो उसी टेरिटरी को हार जाते हैं। तो इन तीनों में आपस में संघर्ष चलता है, इसी का फायदा अंग्रेज उठाना चाहते हैं और इन तीनों के मतभेद का फायदा उठाकर अंग्रेज अब जो है यहाँ पर कोशिश करते हैं कि अब मालाबार क्षेत्र पे इनका नियंत्रण हो जाए। इसके लिए पहले मराठों और निज़ाम को अपने साथ मिलाते हैं, लेकिन हैदर अली जो है ये इनके त्रिगुट को तोड़ देता है। ठीक है, मराठों को लालच दे देता है, बहुत बड़ा रणनीतिकार था ये। ठीक है, तोड़ देता है और फिर जब अंग्रेज अकेले पड़ जाएंगे तो ये क्या, देखिए
यहां पे मद्रास है अंग्रेजों का, जो अंग्रेज कहां पे हैं, अंग्रेज यहां पे भी हैं, ठीक है, यहां पे अंग्रेज हैं, यहां पे बंगाल में, ठीक है, अंग्रेज इस मद्रास में हैं, मद्रास में भी अंग्रेज हैं, अंग्रेज यहां पे मुंबई में हैं, ठीक है, ये मुंबई में, ठीक है, ये थोड़ा नीचे बना लीजिए इसको, यहां पे मुंबई में अंग्रेज हैं, तो ये मुंबई में। तो ये आप देख सकते हैं कि यहां पर इन सब जगहों पे अंग्रेज बैठे हुए हैं। तो जब अंग्रेज मालाबार क्षेत्र पे अपना नियंत्रण चाहते हैं तो उनको क्या है, वो इस क्षेत्र को उनको जीतना ही पड़ेगा। तो अंग्रेज मराठों और निजाम के साथ मिलकर हैदर अली पर चाहते हैं कि अटैक करे, लेकिन हैदर अली मराठों को और निजाम को क्या करता है, अंग्रेजों से अलग कर देता है। और जब अंग्रेज अकेले पड़ जाएंगे तो हैदर अली यहां से बढ़ेगा और ये मद्रास की तरफ, यहां पर इस कर्नाटक की तरफ, कर्नाटक में ही मद्रास था, बढ़ेगा। जब ये मद्रास के बिल्कुल निकट पहुंच जाएंगे, देखिए ये मद्रास है, यहां पे मैंने बताया हुआ ये मद्रास है, यहीं पे जब हैदर अली बिल्कुल निकट पहुंच जाएगा मद्रास के, तब अंग्रेज इसके साथ एक प्रस्ताव रखेंगे। अंग्रेज डर जाएंगे क्योंकि उस समय हैदर अली बहुत बड़ा खतरा लग रहा था अंग्रेजों को। तो जब ये पहुंच गया यहां मद्रास के निकट, तब अंग्रेजों ने प्रस्ताव रखा संधि के लिए, और मद्रास की संधि 1769 में हो जाएगी और इसी के साथ ये युद्ध खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा मद्रास की संधि के साथ। तो सवाल आता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कैसे खत्म हुआ? तो मद्रास की संधि के साथ खत्म हो गया था 1769 में। और इसमें यह हुआ था मद्रास की संधि में कि दोनों जो है मैसूर यानी कि हैदर अली और अंग्रेज एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को लौटा देंगे। लेकिन ये अंग्रेजों के लिए एक अपमानजनक संधि थी, क्योंकि अंग्रेजों को ये संधि जो हुई थी वो हैदर अली की शर्तों पे हुई थी, और हैदर अली ने अंग्रेजों को मजबूर किया था कि वो युद्ध का हर्जाना भी दें। तो ये बात हो गई। और ये भी इसमें तय हुआ था कि अगर फ्यूचर में, भविष्य में अगर कोई बाहरी शक्ति मैसूर में पर यानी हैदर अली पर अटैक करती है तो उसमें अंग्रेज जो हैं वो मदद करेंगे। लेकिन 1771 में मराठों ने यहाँ पर जब मैसूर पर अटैक किया तो अंग्रेजों ने कोई मदद नहीं की हैदर अली की, और इस वजह से हैदर अली नाराज था। और उसके बाद आगे क्या होगा कि अंग्रेज क्या करेंगे कि माही पर भी कब्जा कर लेंगे। ये जो माही है फ्रांसीसियों का जो बस्ती है मैसूर के क्षेत्र में, तो यहां पर आकर अंग्रेज जब अपना नियंत्रण कर लेंगे तब हैदर अली नाराज होगा, क्योंकि माहे जो है वो हैदर अली के नियंत्रण में था और यहां पर फ्रांसीसी थे, और फ्रांसीसी दोस्त भी थे किसके, तो हैदर अली के। तो जब माही पर अंग्रेज तो अटैक करेंगे और उस पर नियंत्रण कर लेंगे, तब हैदर अली नाराज होगा और फिर दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। तो ये युद्ध दो फेज में लड़ा जाता है 1780 से। देखिए ये तो सिर्फ हैदर अली के नेतृत्व में होगा, लेकिन दूसरा युद्ध 1780 से 1784 तक हुआ, और इसमें आप देखेंगे कि 1780 से 82 तक हैदर अली के नेतृत्व में होगा। 82 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और फिर उसका बेटा आ जाता है 1782 से 84 तक। उसका बेटा टीपू सुल्तान जो होता है इस युद्ध का नेतृत्व करता है, यानी कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का। अब इस समय कौन है भाई, तो इस समय गवर्नर जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स है, यहाँ पर हैरी वेरलस्ट है। तो आपको ध्यान रखना है कि कब हुआ, हाँ कौन कौन गवर्नर है, और मैंगलोर की संधि के साथ ही इस युद्ध का अंत हो गया। ठीक है, यहां पर होता क्या है कि इस युद्ध में पहले इस माहे पर आकर अंग्रेज कब्जा कर लेंगे, फिर हैदर अली क्या करेगा कि अंग्रेजों को एक बार हराएगा, और फिर फाइनली पोर्टो नोवो का युद्ध होगा 1782 में। ये मैं डिटेल मैंने पढ़ाया हुआ है जब मैं सेकेंड एंग्लो मैसूर पढ़ा रहा, जिस वीडियो में पढ़ा रहा हूं, तो आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये अपलोड कर दूंगा आज या कल में एक पूरा डिटेल इसका। तो वहां पे आप देखेंगे कि फाइनली जो है 1782 में हैदर अली हार जाता है पोर्टो नोवो के युद्ध में, और उसके बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती है इस मतलब 1782 में। अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, और
मृत्यु जो हुई थी वो थोड़ा सा घायल हो गया था पोर्टो नोवो के युद्ध में, लेकिन उसकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी कैंसर की वजह से। तो हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान आता है और टीपू सुल्तान किसी तरह से इस युद्ध को 2 साल तक खींचता है, लेकिन टीपू सुल्तान को ये महसूस हो रहा है कि हैदर अली की मृत्यु के बाद जो मैसूर के सैनिक हैं, जो लोग हैं, जो जनता है, उसमें थोड़ा सा बिखराव आया है और मोरली थोड़ा सा वो डाउन हुए हैं। तो उसको लगता है कि मैसूर को फिर से पुनर्गठित करना पड़ेगा, उसमें नई ऊर्जा का संचार करना पड़ेगा और इसके लिए उसको वक्त चाहिए। और इसीलिए वो क्या करता है, 1784 में वो मैंगलोर की संधि के तहत युद्ध का अंत करने के लिए तैयार हो जाता है। तो मैंगलोर की संधि के साथ ही ये दूसरे युद्ध का अंत हो जाता है। ठीक है, तीसरा युद्ध अब देखिए 1790 से 92 के बीच होगी और यहां पर ये युद्ध जो है सिर्फ टीपू के नेतृत्व में लड़ा जाता है। ठीक है, अब दोनों युद्ध टीपू के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। यहां पर गवर्नर कौन है, कार्नवालिस है। और इस युद्ध में क्या होगा, श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ ये युद्ध खत्म होगा। ये वास्तव में टीपू के लिए एक अपमानजनक संधि थी। इसने बहुत सारे हरजाना के रूप में बहुत सारे पैसे भी दिए, धन दिए थे अंग्रेजों को। और चूंकि ये जो धन था ये किस्तों में जाना था, तो किस्त पूरा होने तक इसने अपने 2 पुत्रों को भी बंधक बना के अंग्रेजों को दिया था। तो ये एक तरह से अपमानजनक संधि थी टीपू के लिए। और 1799 में यानी कि श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ ये खत्म हो जाएगा तीसरा युद्ध। और चौथा युद्ध 1799 में ये भी टीपू के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इस समय गवर्नर कौन है, तो वेलेस्ली है, लॉर्ड वेलेस्ली। और इसमें टीपू की मृत्यु हो जाती है और इस तरह से आप देखेंगे कि टीपू की मृत्यु के बाद इस मैसूर राज्य को, हाँ, ये जो मैसूर राज्य है इसका खात्मा हो जाएगा। हाँ, और वहां पर मैसूर के राज्य को मराठा, निजाम और अंग्रेज ये तीनों मिलकर बांट लेंगे और इस तरह से मैसूर राज्य का अंत हो जाएगा। यानी कि मैसूर का उदय हमने देखा, हैदर अली कैसे 1761 में मैसूर की सत्ता पे काबिज होता है और उसके बाद 4 एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें कि अंत में टीपू की मृत्यु के साथ, टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ मैसूर की हार होती है और मैसूर के पूरे क्षेत्र को अंग्रेज, निजाम और मराठा मिलकर बांट लेंगे, टेरिटरीज को बांट लेंगे और इस तरह से मैसूर का अंत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक ओवरऑल व्यू दे दिया है इसका, चारों युद्धों का। लेकिन हम हर युद्ध को डिटेल में अलग अलग देख रहे हैं। जो रेगुलर क्लासेस हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की चल रही है, पहला युद्ध मैं पढ़ा चुका हूं, दूसरा आज या कल में ये अपलोड हो जाएगा। और ये मैं ओवरऑल एक आपके दिमाग में खाका बन जाए इसलिए मैंने एक छोटा सा स्टोरी दे दिया आपको। तो यहाँ पे जो सवाल बनेगा कि प्रथम युद्ध कब हुआ अगर पूछा जाए तो 1767 से 69 में। कौन था उस समय गवर्नर, तो हैरी वेरलॉस्ट। किस संधि के साथ खत्म हुआ, मद्रास की संधि के साथ। ठीक है, उसके बाद दूसरे युद्ध में नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, तो 1780 से 82 तक तो हैदर अली था, 82 में उसकी डेथ हो जाती है। तो 1782 से 84 तक टीपू सुल्तान युद्ध का नेतृत्व करता है। वॉरेन हेस्टिंग्स इसमें गवर्नर है और मैंगलोर की संधि के साथ इस युद्ध का अंत होता है। हैदर की मृत्यु तो हो ही जाती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा 90 से 92 तक कौन नेतृत्व करता है, टीपू। गवर्नर कौन है, कार्नवालिस। किस संधि के साथ खत्म हुआ, श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ। और अंतिम युद्ध 1799 में टीपू के नेतृत्व में ही होती है ये लड़ाई भी। लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर है और इसमें टीपू की मृत्यु हो जाएगी, मैसूर की हार होती है और पूरे मैसूर के क्षेत्र को मराठा, निजाम और अंग्रेज मिलके बांट लेंगे। इस तरह से इस मैसूर राज्य का अंत भी हो जाएगा। डिटेल वीडियो हम हर युद्ध पे अलग अलग वीडियो में इस चारों युद्धों को देख रहे हैं। ठीक है, हमारा रेगुलर क्लासेस जो चल रहा है वहां पर ये वीडियोस जो हैं आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए कि मैसूर का उदय कैसे हुआ और मैसूर का अंत कैसे होता है। तो अभी आप लीजिए एक screenshot. So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.